नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 23वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम अनुच्छेद 19 की बात करेंगे। अनुच्छेद 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से भी जाना जाता है, यानी बोलने की स्वतंत्रता। यानी यहाँ पर हमें यह देखना चाहिए कि अनुच्छेद जो 19 है यह अपने नाम तक ही सीमित नहीं है। इसका आकार, इसका आधार बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है। इसके अध्ययन के लिए हमें बहुत सारी मेहनत और बहुत सारे समय की आवश्यकता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इससे संबंधित ऐसी आवश्यक जानकारी को उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा जो कि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से आवश्यक है, पेपरों में पूछ ली जाती है। तो इस प्रकार की जानकारी को एकत्रित करने के लिए हम आज का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। साथ ही आपको जानकारी दे दें, यदि आप अध्ययन अच्छे से करना चाहते हैं तो कॉपी पेन को उठा लें और इसके अलावा आप ऐसी जगह पर बैठ जाएं जहां पर आप सहज फील कर सकें और एक एक जानकारी को नोट डाउन करने का प्रयास करें। मौलिक अधिकारों के बारे में हम अपनी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को लेते हुए चलेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि अब तक हमने क्या क्या अध्ययन किया है। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक हमने समानता की बात की, जिसमें हमने आर्टिकल 14, 15, 16 एवं 17 एवं 18 को समझने का प्रयास किया। अब हम स्वतंत्रता के अधिकारों की बात कर रहे हैं। तो स्वतंत्रता के अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक आते हैं। तो यहाँ पर हमें आज आर्टिकल 19 की बात करनी है। 21 और 22 की बात हम आने वाले अध्ययन में करेंगे, चूँकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता। 19 के बारे में ही इतनी इन्फॉर्मेशन है कि आपका यह लेक्चर लगभग 30 से 40 मिनट तक जा सकता है। अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक हम शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में अध्ययन करेंगे। 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जाएगी। अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार की बात की जाती है। आर्टिकल 31 जिसमें कि संपत्ति का अधिकार रखा गया है, संपत्ति के बचे हुए जो प्रावधान हैं, हालांकि संपत्ति को 300A में ट्रांसफ़र कर दिया गया है ताकि जो राज्य है वह अपने निर्माणाधीन कार्यों को आसानी से करा सके। अब बात हम करेंगे आर्टिकल 19 की, और यहाँ पर हमें एक बात और समझना चाहिए कि यह स्वतंत्रता के अधिकारों के अंतर्गत आता है। तो स्वतंत्रता के अधिकार हमारे दिए गए हैं 19 से लेकर 22 तक, और जो समानता की बात की जाती है वह 14 से लेकर 18 तक की जाती है, और स्वतंत्रता की बात 19 से लेकर 22 तक की जाती है। अब समझते हैं हम हमारे देश में आज़ादी से लेकर वर्तमान तक स्वतंत्रता के अधिकारों में लगातार विस्तार हुआ है तथा इनके अधिकार निरंतर वृद्धि हुए हैं। यानी यहाँ से आपको समझना चाहिए कि आर्टिकल 19 जो कि स्वतंत्रता की बात करता है, जब हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान बनाया जा रहा था तब उस समय कुछ ऐसे प्रावधानों को जोड़ा गया जो कि स्वतंत्रता के लिए आवश्यक थे। लेकिन जैसे जैसे हमारा समाज आगे बढ़ा, आज़ादी के बाद हमने परिस्थितियों को देखा, तो इसके अलावा हमने यह भी फील किया कि यह जो हमारी स्वतंत्रता है वह सीमित है। हमें इनको और अधिक विस्तृत इन पर और अधिक विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार की आपने आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत, 18 में उपाधियों के अंत की बात की, तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि इस जैसे ही समाज में परिस्थितियां बदली तो जो अधिकार है उनको भी बदलना पड़ा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि आर्टिकल 19 में भी लगातार वृद्धि हुई है। लगातार वृद्धि होने का कारण यह है कि जो हम आज का व्याख्यान पढ़ रहे हैं वह एक लेक्चर में ही आज का व्याख्यान पूरा हो पाएगा। आगे देखते हैं स्वतंत्रता के अधिनियम के प्रकार। अब चूँकि अध्ययन करने की दृष्टि से स्वतंत्रता के अधिनियम के जो प्रकार है उनको 6 भागों में बांटा गया है। तो हमें समझना चाहिए कि 6 भाग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला भाग है जिसमें हम बात करते हैं अभिव्यक्ति एवं व्याख्या की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति यानी अपनी बातों को रखने की शक्ति, और व्याख्या की बात करते हैं तो व्याख्या में आपके जो एक्सप्रेशन आते हैं, कोई भी आपसे किसी भी प्रकार की बात होती है, आपके जो रिएक्शन होते हैं, आप जो इस पर रिएक्शन लेते हैं तो उनमें हम व्याख्या की स्वतंत्रता करते हैं, यानी यह रिएक्शन कहलाते हैं।
या इन्हें आप एक्सप्रेशन भी कहते हैं। बिना हथियारों के एकत्रित होने की शक्ति, यानी यदि आपको संगठन बनाना है, कहीं पर एकत्रित होना है, कोई भी सभा करनी है, तो आप एकत्रित तो हो सकते हैं, लेकिन आप कानून व्यवस्थाएं बनाने के लिए, शांति व्यवस्था के लिए यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि आप हथियारों को लाकर नहीं यहाँ पर किसी भी प्रकार की सभा करेंगे। संगठन एवं सहकारिता समिति बनाने की आवश्यकता, यानी जहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे भी कोई भी हमें कार्य करना है और एक दो व्यक्ति के अनुसार यह कार्य नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पर संगठन बना सकते हैं और सहकारी समितियों की भी स्थापना कर सकते हैं। सहकारी समितियों में ऐसा होता है कि कई लोग इकट्ठे होकर सीधे रिटेलर के पास से अपना सामान खरीदते हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उनको कमीशन मिलता है। इससे बहुत ही अच्छा माध्यम बनाया गया है बिजनेस का। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि संगठन एवं सहकारी समितियों बनाने का अधिकार हमारे लिए स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। भारतीय क्षेत्र में विचरण करने का अधिकार, यहाँ पर राज्य द्वारा अपने क्षेत्र में विचरण करने का अधिकार उपलब्ध कराया है और राज्य की परिभाषा आप आर्टिकल 12 में समझ चुके हैं, जो कि भारतीय सीमा के अंतर्गत आने वाले कोई भी क्षेत्र या ऐसी टेरिटरी जो भारतीय क्षेत्र के अधीन आती है उनको राज्य बोला जाएगा और राज्य के किसी भी क्षेत्र में विचरण करने का अधिकार हमारे लिए मौजूद है। तो यहाँ पर हम भाग 4 में इसकी बात करते हैं और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि इसमें वो कुछ रिस्ट्रिक्शन भी हैं जिनको हम जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा आपको समझाने का प्रयास करेंगे। भारतीय क्षेत्र में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता या अधिकार, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आप भारतीय क्षेत्र में, यानी जो राज्य की यहाँ पर बात की गई थी, तो उस राज्य की सीमा में कहीं भी जाकर निवास कर सकते हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शन हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, निवास को लेकर भी आगे देखते हैं। भारतीय क्षेत्र में कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता, यानी आपको व्यापार करना आपका एक अधिकार है और जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, यानी आप भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर व्यापार कर सकते हैं। व्यापार, निवास, विचरण, सहकारी समितियां एवं सभा बनाने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत आती है, इनका अध्ययन यहाँ पर हम करते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अनुच्छेद 19 को लोकतांत्रिक अधिकार भी कहा जाता है, यानी यह जनता को सीधे तौर पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। जैसे कि विचरण की स्वतंत्रता हर एक व्यक्ति का अधिकार है, व्यापार का अधिकार हर एक व्यक्ति का अधिकार है, निवास करने की स्वतंत्रता हर एक व्यक्ति से रिलेटिव है, सभा करने की एवं अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता हर एक व्यक्ति से आधारित है। जहाँ आम व्यक्ति की बात होती है, हर एक व्यक्ति की बात होती है, वहाँ लोकतांत्रिक स्वरूप का दिखाई देने लगता है। तो आर्टिकल 19 को लोकतांत्रिक अधिकार भी बोला जाता है। आगे देखते हैं। जब हमारा समाज लोकतांत्रिक होगा तभी हमारी लोकसभा लोकतांत्रिक होगी, यानी हमारा जो कानून व्यवस्थाएं चलती हैं वह कहाँ से चलती हैं, हमारी पार्लियामेंट से चलती हैं, लोकसभा से चलती हैं, राज्यसभा से चलती हैं, विधानसभा से चलती हैं। तो लोकसभा से तात्पर्य यहाँ सर इन सभी से है। हमारा जब समाज लोकतांत्रिक होगा, यानी उसके पास मौलिक अधिकार होंगे, ऐसे मौलिक अधिकार जिनके अनुसार वह अपने जीवन को एंजॉय कर सकते, तो इस प्रकार के अधिकार होंगे, तभी हमारी जो कि लोकसभा है, यानी हमारी जो संसद है, वह लोकतांत्रिक होगी। अनुच्छेद 19 इन 6 अधिकारों तक सीमित नहीं है, इसके अलावा अन्य प्रावधान भी समय समय पर जोड़े गए तथा प्रतिबंध भी लगाए गए। तो यहाँ से हमें समझना चाहिए कि ये है एक्सटेंशन की बात, यानी हमने जो 6 अधिकार यहाँ पर पढ़े, आप आर्टिकल 19 को इन तक सीमित मत समझिए, यानी इनके अलावा भी और बहुत से ऐसे प्रावधान हैं जो आर्टिकल 19 के अंतर्गत आते हैं। जैसे जैसे ही समय परिवर्तित हुआ, समय आगे बढ़ा और इसमें परिवर्तन की आवश्यकता पड़ी, तो इसमें परिवर्तन तथा प्रावधानों को भी जोड़ा गया तथा इस पर होने वाली जो कि संभावनाएं थी, जिन पर कि विरोध हो सकते थे, जिनसे कि अव्यवस्थाएं फैल सकती थी, उसके लिए इस पर प्रतिबंध भी लगाए गए। तो हम चर्चा करेंगे किस बात में, कि जो यहाँ पर अधिकार हैं, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं व्याख्या की स्वतंत्रता, जैसे इसको ही ले लें तो इसमें भी निरंतर बदलाव किए गए हैं। बिना हथियारों के एकत्रित होने, इसके लिए भी बदलाव किए गए हैं। संगठन बनाने के लिए बदलाव किए गए हैं। सहकारी समितियों को जोड़ा गया था। विचरण करने के संबंध में भी प्रावधान दिए गए हैं। तो इन सभी प्रावधानों की हम विस्तृत व्याख्या करेंगे। आगे देखते हैं।
अनुच्छेद 19 का विस्तार। अनुच्छेद 19 का विस्तार लगातार हुआ है। इसमें सूचना का अधिकार दिया गया है, यानी जब राइट टू इन्फॉर्मेशन आता है यानी सूचना का अधिकार दिया जाता, तो यह भी आर्टिकल 19 के विस्तार का एक स्वरूप है। आप किसी भी नेता, किसी भी मंत्री, किसी भी सरकारी संस्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, या कॉन्ट्रैक्शन का कोई भी कार्य कहीं पर भी हो रहा है, वहाँ जहाँ पर कि आपकी टैक्स पेयर की मनी लग रही है, यानी आपकी आपकी टैक्स से जो कंसोलिडेट फंड में जो पैसा होता है वह मुहैया कराया गया है किसी भी कॉन्ट्रैक्शन के लिए, और आप उसकी जानकारी लेना चाहते हैं, यानी कहीं पर भी जैसे कि कहीं सीसी रोड का निर्माण हो रहा है, उसमें 2 करोड़ रुपए की लागत लग रही है, और उस 2 करोड़ रुपए की लागत के बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि यह जो पैसा है वह कहाँ पर यूज हो रहा है, तो आप आरटीआई के माध्यम से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो इतना बड़ा अधिकार हमारे पास मौजूद है, जिसे आरटीआई भी कहा जाता है, वह आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही आता है। प्राथमिक शाला में बच्चों की शिक्षा के लिए 2002 में अधिकार प्रदान किए गए। बात होती है अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की। उस समय पर सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा था। टीवी पर एड्स आपने देखे होंगे, यदि आप उस समय पर थे तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं। 2002 में जब शिक्षा को घर घर तक पहुँचाने की बात हो रही थी, तो यहाँ पर बच्चों के लिए कुछ राइट्स दिए गए जो कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही आते हैं, जिसमें कि बच्चों के लिए शिक्षा की बात की गई थी। आगे देखते हैं वाक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी जो बोलने की स्वतंत्रता है उसमें भी निरंतर विस्तार हुआ है। यहाँ पर जो बोलने की स्वतंत्रता है उसको प्रेस से जोड़ दिया गया, यानी फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी आप जो मीडिया पर देखते हैं, जैसे ही सरकार की भी आलोचनाएं की जाती हैं, मंत्रियों की आलोचनाएं की जाती हैं, तो इन आलोचनाओं को आप देख सकते हैं यह क्यों बोलते हैं, तो इनके लिए यहाँ से आपको समझना चाहिए कि वाक स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी अपनी बातों को रखने का अधिकार है। ऐसे भी कई देश हैं जहाँ पर इस प्रकार के अधिकार मौजूद नहीं है, जिसके उदाहरण में आप चाइना को ले सकते हैं। चाइना की किसी भी मीडिया द्वारा चाइना की सरकार की आलोचना आपने नहीं सुनी होगी। रसिया की किसी भी मीडिया हाउस या मीडिया चैनल की जो भी जानकारी है वो आपके पास मौजूद नहीं होगी। कोई भी ऐसे स्क्रीनशॉट नहीं होंगे, कोई भी ऐसी वीडियो नहीं होगी जहाँ पर आप उस वहाँ की रसिया की सरकार की आलोचना उसी के देश के मीडिया चैनल द्वारा की जा रही हो। तो यहाँ पर इस प्रकार के प्रतिबंध होते हैं। तो आपको समझना चाहिए कि आपका जो देश है, आपका जो भारत देश है, वह आपको कितनी फ्रीडम उपलब्ध कराता है। सहकारी समितियों को जोड़ा गया तथा इसी प्रकार हमारी स्वतंत्रता के अधिकारों में लगातार विस्तार हुआ। सहकारी समितियां यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी को जब जोड़ा गया, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी ही अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है लोगों की ग्रोथ के लिए, विकास के लिए, ताकि उन्हें सीधे तौर पर व्यापार से जुड़ने का माध्यम मिल सके। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि छोटे छोटे से जो व्यापारी होते हैं वह एक संगठित होकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं, जिससे कि वह एक बड़े व्यापार को उपलब्ध करा सकते हैं, यानी कोई बड़ा व्यापार कर सकते हैं, पैसों को इकट्ठा करके कोई ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार के अधिकार भी हमें यहीं से निकल कर आते हैं आर्टिकल 19 से। आगे देखते हैं अभिव्यक्ति व व्याख्या की स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है कि आप अपने जो विचार हैं उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और की स्वतंत्रता की बात की जाती है। इसके अंतर्गत आप अपनी भावना व विचारों का प्रयोग किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं। किसी भी क्षेत्र यानी भारतीय क्षेत्र यानी आर्टिकल 12 यानी राज्य की बात करता है। राज्य के किसी भी क्षेत्र में आप अपने विचारों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने विचारों को विदेशों में भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ से जो बात होती है कि किसी भी क्षेत्र में आप अपने विचारों को रख सकते हैं। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय ध्वज को अब किसी भी समय फहराया जा सकता है। अब राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जा सकता है, ये कौन सी अभिव्यक्ति हो गई? तो आप यह व्याख्या के अधिकार के अंतर्गत आता है। व्याख्या यानी एक्सप्रेशन, यानी आपके जो एक्सप्रेशन है, आप चाहते हैं कि आप अपने झंडे को फहराएं। तो पहले जो यह कार्य हुआ करता था 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर के विशेष समयों पर ही तिरंगे झंडे को फहराया जाता था। लेकिन अब यह जो कोर्ट के द्वारा कहा गया कि यह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हिस्सा है, अतः यह आपका मौलिक अधिकार, तो आप किसी भी वक्त तिरंगे झंडे को फहरा सकते हैं। अभिव्यक्ति करने के लिए साइन भाषा का प्रयोग किया जा सकता है, यानी आप जो साइन भाषा होती है
जो कि मूक प्राणी होते हैं, जो बोल नहीं सकते, उनके द्वारा यह भाषा यूज की जाती है। तो आप इस प्रकार की भाषा में भी आप एक्सप्रेशन दे सकते हैं। हमारा चुप रहना भी व्याख्या के अधिकार के आता है। जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंतर्गत ही हमारे चुप रहने का अधिकार भी आता है, यानी हम चुप रहते हैं तो वह भी हमारा अधिकार है। हम व्याख्या को हम किसी भी प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। संगीत के माध्यम से आपने देखा होगा कि संगीत के माध्यम से भी समाज के सामने बातें रखी जाती हैं, यानी कहीं पर नुक्कड़ नाटक होते हैं तो संगीत के माध्यम से अपनी बातों को रखा जाता है। नृत्य के माध्यम से आप कथकली में देखते होंगे, जैसे ही वहाँ पर स्वर वादन होता है या जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके वह वाजते हैं तो उस पर वह परफॉर्म करते हैं और समाज में एक मैसेज फैलाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार के नृत्य किए जाते हैं कि जो भी हम देख सकते हैं कि जैसे कि रामायण महाभारत जैसी सूचनाओं को आगे फैलाने का प्रयास किया जाता है। कई देशों में जहां भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है वहां पर नाटक पर नृत्य के माध्यम से इस प्रकार की बातों को समझाया जाता है। बोलकर व इशारों के माध्यम से सोशल मीडिया यानी फेसबुक, व्हाट्सएप और जो भी आपके यूट्यूब वगैरह जो माध्यम है, इनके माध्यम से भी आप अपनी जो सूचना है, अपनी जो व्याख्या है वह कर सकते हैं। जैसे कि YouTube के माध्यम से मैं आप तक यह जानकारी पहुंचा रहा हूं, यह भी एक मेरा अधिकार है जिसके द्वारा मैं आपको जानकारी उपलब्ध करा सकता हूं। टेलीविज़न व समाचार पत्रों के माध्यम से, यानी यदि आप टेलीविज़न का प्रयोग कर आप टेलीविज़न पर जैसे कि हम लाइव टेलीकास्ट देखते हैं या मीडिया हाउसेस देखते हैं, उनके माध्यम से भी लोग अपनी बातों को रखते हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से, यानी आप अपनी जानकारी को समाचार पत्रों में भी छपवा सकते हैं और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अभिव्यक्ति व व्याख्या की स्वतंत्रता के अंतर्गत और भी हमें बातें समझना चाहिए। हमारे पास अपने प्रतिनिधि के जीवन से संबंधित जानकारियों को जानने का अधिकार है। यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि यदि आपका कोई प्रतिनिधि है, मान लो आपके MLA हैं या MP हैं, अब यदि वह चुनाव लड़ रहे हैं तो यह जो बात है यह जोड़ दी गई है कि आप इनके जीवन से संबंधित समस्त बातों को जान सकते हैं। इनके ऊपर क्या केस चल रहे हैं, इनका व्यक्तित्व कैसा है और इनके अपराधों की जानकारी या पूरी भी सूची आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास यह अधिकार होता है कि हमारा जो प्रतिनिधि, यानी आप किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी मिले या ना मिले, भले ही ना मिले, तो आपको MLA व MP की जानकारी आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि यह हमारे जनप्रतिनिधि हैं और हमारा यह अधिकार है कि हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। और सरकार द्वारा इनका नोटिफिकेशन जारी करने की भी सरकार द्वारा इनका नोटिफिकेशन, यानी इनकी जो भी जानकारी है, जो कच्चा चट्टा है, इनके जीवन में जो भी अपराध किए गए हैं, इनके द्वारा जो भी कृत्य किए गए हैं, उनकी जानकारी और सोशल मीडिया पर शेयर करनी होगी। इस प्रकार की बातें भी यहाँ पर चल रही हैं। यह अधिकार भारत संघ बना ADR के केस से निकल कर आया। जब ADR एक संस्था हुआ करती है जिसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। तो यहाँ से अब नाम से भी स्पष्ट होता है डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, यानी लोकतांत्रिक सुधारों की बात यहाँ पर की जाती है। तो इसके लिए एक एसोसिएशन बनाया गया है जो जनता के हितों की बात करता है, जनता के अधिकारों की बात करता है। तो इसके द्वारा कहा गया कि जो जनता के नुमाइंदे होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, वह आकर सीधे तौर पर खड़े हो जाते हैं और अपनी अच्छी छवि दिखाने का प्रयास करते हैं और लोग लुभावनवाद के बातों में आकर उनको वोट डाल देती है तथा आगे चलकर इसके दुष्परिणाम देखने को सामने आते हैं। अतः इनके द्वारा कोर्ट से कहा गया कि जो भी MLA व MP हैं उनके जीवन से संबंधित जानकारी को प्राप्त कराने का प्रयास करें और कोर्ट द्वारा इसको परमिशन दे दी गई। ADR केस क्या है? 2002 में यह बात निकल कर आई कि हर एक व्यक्ति को यह जानने का अधिकार है कि वह जान सके कि जिस व्यक्ति को वह अपना मत दे रहा है वह उसका व्यक्तित्व कैसा है। अतः इसमें जनप्रतिनिधि जो भी होते हैं जिनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उनकी जानकारी हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है। आगे देखते हैं। युक्त प्रतिबंध। समाज में अव्यवस्था ना फैले इसके लिए मौलिक अधिकारों को सीमित किया जाता है। यानी यहाँ से हमें समझना चाहिए कि जैसे ही आपको अधिकार मिल जाते हैं तो आप उछलने लगते हैं, किसी भी प्रकार के कार्य करने लगते हैं। फ्रीडम स्पीच की बात यह नहीं है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि विचरण करने का अधिकार यह भी नहीं कि आप कहीं भी किसी भी सरकार द्वारा भी प्रतिबंधित किए हुए क्षेत्र में घुस सकते हैं। तो यह यहाँ पर आपको जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है वहाँ पर आपको रुकना चाहिए। आपको अधिकार तो है, लेकिन जहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाई है वहाँ पर आपको रुक जाना चाहिए। यानी जहाँ युक्ति युक्त तरीक़ों से प्रतिबंध लगाया जा सकता है, यानी यहाँ से कहीं भी प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे या किसी विशेष व्यक्ति पर प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे। यानी हम देख सकते हैं जहाँ पर 100 आदमी जा रहे हैं तो +1 यानी आप जाते हैं तो आपको नहीं रोका जाएगा। यानी जहाँ पर जब सरकार प्रतिबंध लगाता है तो वहाँ पर किसी भी व्यक्ति का आना जाना वर्जित हो जाए, क्योंकि वह संरक्षित क्षेत्र मान लिया जाता है, विवादित क्षेत्र मान लिया जाता है। मौलिक अधिकारों को प्राप्त होने का मतलब यह नहीं होता कि आप अन्य व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करें। यानी आपको यदि लाउड स्पीकर बजाने की परमिशन है, स्वतंत्रता है, तो आपको दूसरे व्यक्तियों का भी अधिकार है कि वह शांति से रह सकें। यानी आपको यदि स्पीकर का यूज़ करना है तो केवल उतना करना है जितना कि सरकार द्वारा आपको परमिशन दी जाती है। आप निरंतर यहाँ पर प्रदूषण करते हैं तो स्वच्छ वातावरण में रहना भी उनके मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। जीवन जीने का अधिकार जो कि सबसे प्रमुख अधिकार है, यानी इस अधिकार का यदि कोई हनन करता है तो सारे अधिकार साइड में हो जाते हैं और वह व्यक्ति सही माना जाता है जिसके जीवन के अधिकार का हनन हो रहा है, यानी केस उसकी ओर झुक जाता है और आपके सभी अधिकार को वहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, प्रतिबंधित किया जा सकता है। सभी प्रकार के अधिकारों को युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, यानी कोई भी ऐसा अधिकार नहीं है जिस पर युक्ति युक्त प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते। मान लो आपके पास घूमने का अधिकार है, घूमने के अधिकार के अंतर्गत कुछ अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र आते हैं जिनके बारे में हम चर्चा आगे करेंगे। तो यहाँ पर वो रिस्ट्रिक्ट किए जाते हैं। बोलने की स्वतंत्रता के अंतर्गत आप बस उतना बोल सकते हैं जितना कि अन्य व्यक्ति के जो कि अधिकार है उनका हनन ना हो। इस प्रकार हर एक अधिकार पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आगे देखते हैं, धरना देना व स्ट्राइक करना। धरना देना हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन स्ट्राइक करना हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। धरना तो आप दे सकते हैं, आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार के धरने इतिहास से हमने पढ़े हैं कि जैसे कि महात्मा गांधी के समय वह धरना देकर, या अभी अन्ना हजारे का मूवमेंट देखा तो यहाँ पर धरना देकर भ्रष्टाचार मुक्त समाज की स्थापना करने की बात की जाती थी। तो इस प्रकार धरना देने का अधिकार या सरकार के विरुद्ध भी धरना देने का अधिकार भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन स्ट्राइक करने का अधिकार हमारे पास मौजूद नहीं है। क्योंकि धरना देने से हम देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार के अन्य लोगों का जो मौलिक अधिकार है उनका हनन नहीं होता, लेकिन यदि आप स्ट्राइक कर देते हैं तो कई लोगों के अधिकारों का हनन होता है। यदि आप बसेस में ड्राइवर अगर संगठित होकर स्ट्राइक कर देते हैं तो पब्लिक को इससे बहुत ही समस्या होती है। यानी अब हम देख सकते हैं कि जैसे भी उनको चलने फिरने की जो स्वतंत्रता है वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, और इसका कारण होंगे आप, क्योंकि आप स्ट्राइक कर रहे हैं। सार्वभौमिकता के हनन के आधार पर इसके संबंध में युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जाते हैं। सार्वभौमिकता यानी हमारी यहाँ इंटीग्रिटी की बात होती है, जो सभी लोगों की जो अधिकारों की बात होती है सार्वभौमिकता के अंतर्गत, तो इसके हनन के आधार पर इस पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यानी जो आपके धरना देने की या स्ट्राइक करने की जो पावर्स है तो इस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति के द्वारा ऐसे बयान दिए जाते हैं जिनके माध्यम से हमारे पड़ोसी एवं अन्य देशों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं, तो उसकी बोलने की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच तो आपके पास है, बोलने का अधिकार तो है, लेकिन जैसे हमारे मोदी जी विदेशों में अपने आंतरिक विदेशों के साथ अच्छे संबंध बना रहे हैं, और यदि वह बांग्लादेश जाते हैं और वहाँ पर अच्छे संबंध बनाते हैं, उन वहाँ के पीएम के साथ अच्छे उनके संबंध होते हैं, और वहीं पर हम देख सकते हैं कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर बांग्लादेश की आलोचना कर देता है। अब जैसे ही वह बांग्लादेश की आलोचना करता है तो वहाँ के व्यक्तियों द्वारा भारत की छवि देखी जाती है कि किस प्रकार की आलोचना भारतीय क्षेत्र से हमारे यहाँ नकल कराती है। तो उस व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, क्योंकि वह देश के पड़ोसी संबंधों को बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है।
तो यहाँ से आपको समझना चाहिए कि आपको इस प्रकार के यदि आप कोई कृत्य करते हैं तो आपकी बोलने की स्वतंत्रता है उस पर रोक लगाई जा सकती है। आगे देखते हैं संगठन बनाने की शक्ति। संगठन बनाने व सभा को एकत्रित करने का अधिकार हमारे पास मौजूद है, लेकिन आप कोई सभा करते हैं तो उसको शांतिपूर्ण तरीके से करना है, उसमें किसी भी प्रकार के हथियारों का प्रयोग नहीं करना है। पता चला कि कहीं भी आप संगठन बनाकर एकत्रित हैं और पीछे से हथियार रखकर आते हैं और इसकी जानकारी जैसे ही सरकार को प्राप्त होती है या जैसे ही आपके नज़दीकी थाने को प्राप्त होती है तो आपको धर दबोचा जाएगा, यानी आपको बंदी बना लिया जाएगा, क्योंकि आपको सभा करने का अधिकार है लेकिन आप आर्म लेकर हथियारों को लेकर सभा करने का अधिकार आपके पास मौजूद नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से सभा करना है और देश की सार्वभौमिकता को बनाए रखता है। यदि आपको संगठन बना के सभा ही करनी है तो आपको शांतिपूर्ण तरीके से करनी होगी। एब्सेंस देख लेते हैं। यदि किसी क्षेत्र में धारा 144 लगा दी जाती है, यानी यह धारा होती है कर्फ्यू की, किसी क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया जाता है तो वहाँ का मजिस्ट्रेट संगठन बनाने व सभा करने से रोक लगा सकता है, यानी आप शांतिपूर्ण या हथियारों के साथ किसी भी प्रकार की सभा नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि धारा जो 144 लगने पर 5 लोगों से ज़्यादा एकत्रित होने की परमिशन नहीं होती, यानी 4 लोगों के साथ तो आप सभा कर नहीं सकते, केवल 4 लोग खड़े होकर चर्चा या बात कर सकते हैं। यदि आप 5 लोग होते हैं या 5 लोग से ज़्यादा एकत्रित होते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आगे देखते हैं संघ एवं स्वतंत्रता की बात करते हैं। हमारे संविधान में यूनियन व कोऑपरेटिव सोसाइटी गठित करने की स्वतंत्रता दी गई है। संघ व यूनियन शब्द, संघ शब्द हमने सुना होगा कि संगठित होकर रहना, यूनियन यानी अपने यूनियन बनाने की जो अधिकार है उसके बारे में बात की जाती है। यह शब्द संविधान में पहले से ही वर्णित है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी पहले से वर्णित नहीं थी, अतः इसे 97वें संविधान संशोधन द्वारा 19 के ए के सी में जोड़ा गया है। यानी आपको याद रखना चाहिए कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को कहाँ पर जोड़ा गया है, हमेशा ही इससे प्रश्न पूछे जाते आ रहे हैं। यानी जो कि 97वां संविधान संशोधन आया, इसके बाद जो भी एग्जाम्स हुए उनमें इसके बारे में प्रश्न आए हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को कहाँ पर रखा गया है, आर्टिकल 19 के ए के सी में रखा गया है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी 97वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। यूनियन की बात करें, यह 2 प्रकार के होते हैं, एक तो राजनीतिक यूनियन होते हैं और एक गैर राजनीतिक यूनियन होते हैं। राजनीतिक पार्टी भी अपने यूनियन बनाती हैं लोगों के लिए अधिकार उपलब्ध कराने के लिए। जैसे राजनीतिक पार्टियों के जो यूनियन होते हैं उनमें हम समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो यूनियन है उसे अखिल भारतीय मजदूर यूनियन के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस पार्टी का जो यूनियन है उसे सेंट्रल इंडिया ट्रेड यूनियन के नाम से जाना जाता है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी का उदाहरण समझे तो अमूल दूध डेयरी जो होता है वह एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का उदाहरण है। यानी यह एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, यह कई व्यक्तियों, कई ओनर्स के द्वारा बनाई गई है और यहाँ पर ऐसे कई कोऑपरेटिव सोसाइटियों की स्थापना की गई है जिनसे कि लोग आसानी से जुड़ सकें। उनको एक फ्रेंचाइज दी जाती है, वह ग्रामीण क्षेत्रों में दूध को इकट्ठा करके अपनी संस्था को आगे बढ़ा सकते हैं। आगे देखते हैं स्ट्राइक, बंद व हड़ताल में अंतर। तो आपको यहाँ पर समझना चाहिए कि क्या स्ट्राइक है, क्या बंद है, क्या हड़ताल है, कौन सी बातें इनमें जो वैध है और कौन सी बातें अवैध हैं जिन पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। स्ट्राइक को समझिए तो एसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट के तहत कोई व्यक्ति सरकारी व प्राइवेट क्षेत्र में कार्यरत है तो वह स्ट्राइक नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने पर वह कानून व्यवस्था बिगाड़ सकता है और यदि करनी है तो मैनेजमेंट से इसकी सूचना देनी होगी। जब एसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट आया तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए, एसेंशियल की बात आपने कोरोना काल में बहुत सुनी होगी। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि जब भी यहाँ पर क्या लगाया जाता था, जब भी आपातकाल की स्थिति आती थी, जब बंद लगाया जाता था या स्ट्राइक, जो तो बात अलग है, वह बंद की बात होती है। जब आपके किसी भी क्षेत्र में बंद लगाया जाता था तो एसेंशियल चीज़ों को छोड़कर आपकी सभी चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता था। यानी एसेंशियल चीज़ें
उपलब्ध कराने के लिए, जैसे कि आपको सब्जी की आवश्यकता है, जैसे कि आपके लिए गैस की आवश्यकता है, ऐसी वस्तुएं जो कि आवश्यक हैं, जैसे कि आपको दवाइयों की आवश्यकता है, इन दवाइयों पर रोक नहीं लगी थी। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में भी मेडिकल्स खुली हुई थी, अस्पतालें खुली हुई थी, गैस एजेंसियाँ खुली हुई थी और पेट्रोल भी उपलब्ध कराया जा रहा था। तो इस प्रकार एसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट इसकी बात करता है कि जो आवश्यक चीज़ें हैं उन पर कभी भी रोक नहीं लगाई जा सकती या उनको बंद नहीं किया जा सकता। तो स्ट्राइक के तहत जो भी सरकारी व प्राइवेट संस्थान आते हैं वह स्ट्राइक नहीं कर सकते, क्योंकि इससे कानून व्यवस्था बिगड़ती है। यदि आप स्ट्राइक करते हैं तो कानून व्यवस्था इस प्रकार बिगड़ेगी कि उन चीज़ों की आवश्यकता जो व्यक्तियों के लिए मूल्यवान है या जो उनके लिए आवश्यक है वह नहीं होगी, तो अव्यवस्था फैलने का कार्य यहाँ पर किया जाएगा। और यदि किसी के द्वारा स्ट्राइक करनी है तो मैनेजमेंट को इसकी सूचना देगी और मैनेजमेंट को सरकार को इसकी सूचना देनी होगी, ताकि वह इस प्रकार की समस्याओं के लिए निदान पहले से खोज सकें। राज्य की पुलिस तथा आर्मी देश में कानून व्यवस्था बनाने का कार्य करती हैं, अतः स्ट्राइक नहीं कर सकते। यानी ये देश की जो पुलिस होती है वह या आर्मी होती है, इनके पास स्ट्राइक करने का अधिकार नहीं होता, यह कभी भी स्ट्राइक नहीं कर सकते, क्योंकि यह जो व्यक्ति होते हैं, यह जो संस्थाएं होती हैं, यही देश में कानून एवं व्यवस्थाओं को बनाने का कार्य करती हैं। यदि यह स्ट्राइक पर चली जाती हैं तो बहुत ही कठिन या विकट परिस्थिति आ जाएगी और कानून व्यवस्था बनाने का प्रयास कौन करेगा। उदाहरण के तौर पर आपने सिंघम मूवी का लास्ट का सीन देखा होगा, जब एक मंत्री के घर पर सारे पुलिस वाले चले जाते हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसकी हालत कैसी हो जाती है। तो स्ट्राइक पर कभी भी कोई भी पुलिस व आर्मी नहीं जाती है। बंद की बात करें तो बंद किसी को भी प्रतिबंधित किया जाता है, क्योंकि इसमें अन्य लोग के मौलिक अधिकारों का हनन होता है या अन्य लोगों के अधिकार समाप्त होते हैं। जैसे ही बंद लगाया जाता है, यानी कहीं पर बात होती है कि ओबीसी आरक्षण के संबंध में भारत बंद और बाबरी मस्जिद के संबंध में भारत बंद, तो जहां बंद की बात होती है, जहां पर टोटल शटर डाउन कर दिए जाते हैं और इसको सभी जगह प्रतिबंधित किया जाता है। यानी आप परमिशन के बाद ही बंद को लगा सकते हैं। यदि आपके पास परमिशन नहीं है तो आपको बंद लगाने का अधिकार नहीं है। इससे अन्य लोगों के मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं। इसलिए आप बंद की परमिशन सरकार द्वारा नहीं दी जाती, केवल कुछ समय के लिए बंद की परमिशन दी जाती है। उदाहरण के लिए विचरण करने का अधिकार, दुकानें खोलने का अधिकार, विचार व्यक्त करने का अधिकार। यानी जब बंद लगता है तो कितने प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं वह क्षीण हो जाती हैं। विचरण करने का अधिकार, आप आवाजाही नहीं कर सकते, दुकानें नहीं खोल सकती, यानी व्यापार करने का अधिकार भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। विचार की स्वतंत्रता, आप अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते। सीपीएम बनाम भारत कुमार केस में 19A में बंद को प्रतिबंधित किया गया है। यानी जब सीपीएम का जो केस जाता है तो सीपीएम बनाम भारत कुमार का जो केस जाता है तो इसमें आर्टिकल A के द्वारा प्रेस को बंद को प्रतिबंधित किया गया है। यह बात आपको याद रखनी है। हड़ताल के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं तो हड़ताल करना मौलिक अधिकार है, लेकिन कोर्ट द्वारा हड़ताल को शांतिपूर्ण तरीके से करने की बात की गई। यह तो आपका अधिकार है कि आप हड़ताल कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है कि आप यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से हड़ताल करेंगे, यानी कानून व्यवस्थाएं बिगाड़ने का प्रयास आप पर किया जाएगा तो वह हड़ताल को नल एंड वॉइड यानी निरस्त कर दिया जाएगा। और कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कार्य हो सकते हैं उनको किया जाएगा। और इसकी बात क्या करता है, हमारा आर्टिकल 33 करता है। आगे देखते हैं, मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का केस देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत ही चर्चा में रहता है, तो आपको समझना चाहिए कि क्या था जो मेनका गांधी का जो केस था। इसमें कहा जाता है कि आप सरकार की आलोचना किसी भी क्षेत्र में जाकर कर सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना है कि आप केवल सरकार की आलोचना कर सकते हैं, देश की आलोचना करना किसी भी स्थान पर वर्जित है। यानी गांधी, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि गांधी से आप तात्पर्य लगाए कि आज विपक्ष में सरकार कौन सी है, विपक्ष में सरकार है जो कि कांग्रेस की, जो कि गांधी परिवार से आती है। तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि इस केस में क्या कहा गया, उनको बहुत
पड़ी रहती है कि हम सरकार की आलोचना कैसे करें। तो आपको यहाँ से याद रखना चाहिए कि आप किसी भी सरकार की आलोचना कहीं भी कर सकते हैं। यानी आप अमेरिका जाकर भारत की सरकार की आलोचना कर सकते हैं, आप ब्रिटेन जाकर भारत की सरकार की आलोचना कर सकते हैं, चूँकि यह एक नकारात्मक बात है। लेकिन आपके पास अधिकार है कि आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी आलोचनाओं में देश शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यानी आप सरकार की तो आलोचना कर सकते हैं, आप देश की आलोचना नहीं कर सकते, यह वर्जित है। यह देश का अपमान माना जाएगा, राष्ट्र का अपमान माना जाएगा, या आप देशद्रोही भी माने जाएंगे। विचरण का अधिकार, इसके तहत आप राज्य के किसी भी क्षेत्र में विचरण कर सकते हैं। राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12, और किसी भी क्षेत्र यानी सभी क्षेत्र आपके सामने हैं। यानी मैं आपको इस तरह से तैयार कर रहा हूँ कि आप बस शब्दों को समझे। जहाँ राज्य की बात होती है पूरी व्याख्या राज्य की आना चाहिए। जहाँ आर्टिकल 19 की बात होती तो आर्टिकल 19 से संबंधित सारे प्रावधान आपको याद होने चाहिए। यानी जैसे ही वहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है तो आपके पास जो सारी जानकारी होगी उस जानकारी के अनुसार आपका प्रश्न कहीं भी आप देख सकते हैं कि मेरे द्वारा किसी भी प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाते। वह इसलिए नहीं पूछे जाते क्योंकि इतनी जानकारी के बाद कोई भी प्रश्न बचता नहीं है, सारे प्रश्न इसी के अंतर्गत आते हैं। आप स्वयं से ही प्रश्नों के उत्तर निकालने का प्रयास करेंगे यदि आप अच्छे तरीके से अध्ययन कर रहे हैं, आप जानकारी को नोट डाउन कर रहे हैं, आप उसका रिवीजन कर रहे हैं। राष्ट्रवाद की भावना बनाए रखने के लिए राज्य विचरण करने का अधिकार प्रदान करता है। अब बात यह है कि विचरण करने का अधिकार लोगों को क्यों दिया जाता है। विचरण करने का अधिकार इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो यहाँ पर आर्टिकल 12 में राज्य की बात हो रही है, तो कैसे मानेगा कोई कि यह राज्य है। चलिए, आपने मैप के अनुसार सीमा तो डिसाइड कर दी, ये बना दिया आपने भारत, ये आपका मैप है। सॉरी, अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन ये जो आपका मैप है तो इसमें आपने पॉलिटिकल रूप से तो यह दर्शा दिया कि यह मैप है, लेकिन लोग मानेंगे कैसे कि यह एक राष्ट्र है। तो इसे राष्ट्र की संज्ञा देने के लिए जो हमारे ईस्ट में तीर्थ हैं, जो दक्षिण भारत में तीर्थ हैं, यहाँ पर लोगों को घूमने की परमिशन दी गई है। यानी आप कहीं पर भी जाकर व्यापार कर सकते हैं, अपने जो धर्म के, जो रिलीजन के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार की स्वतंत्रता के साथ ही हमें यह फील होता है कि हम अपने देश में रह रहे हैं। जैसे ही आप किसी भी देश में जाते हैं वहाँ पर आपको वीज़ा की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन भारतीय क्षेत्र के किसी भी हिस्से में जाने के लिए आपको वीज़ा की आवश्यकता नहीं है, चूँकि हमारा यह एक यूनाइटेड भारत है। जो एक संघीय प्रणाली हमारे यहाँ पर है, जो कि संघ की बात करता है, एक राज्य की बात करता है। इसमें आपको कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है। राष्ट्रवाद की भावना बनाए रखने के लिए राज्य में विचरण करने का अधिकार है, यह बात आप समझ चुके होंगे। इसका उद्देश्य यह है कि संकीर्णता को दूर किया जा सके। संकीर्णता क्या है? यानी आप जैसे मान लो मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपके दिमाग में यह विचार होंगे कि हमारा मध्य प्रदेश यानी हमारा देश, हमारा राज्य, सब कुछ। और कहीं कहीं आप बातें भी देख सकते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में शिवसेना के द्वारा जो बातें निकल कर आती हैं, वह बोलते हैं कि महाराष्ट्र में किसी को प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा, किसी को व्यापार करने नहीं दिया जाएगा। चूँकि एक राज्य की पॉलिटिक्स के लिए यह बातें शोभा देती हैं, लेकिन देश के परिप्रेक्ष्य में यह बातें शोभा नहीं देती। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जहाँ देश की बात आती है वहाँ हर एक व्यक्ति को किसी भी राज्य में जाकर निवास करने व घूमने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है, या वहाँ पर व्यापार करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तो यहाँ से संकीर्णता की बात यानी कोई भी राज्य का कोई भी पॉलिटिकल लीडर ऐसी बात करता है कि राज्य में किसी को प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा, तो इस प्रकार यह संकीर्णता की बात की जाती है। और जो संविधान द्वारा हमारे लिए विचरण करने का अधिकार उपलब्ध कराया गया है, इसका कारण यही है कि यह संकीर्णता को दूर करना चाहते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी का हम उदाहरण लें कि जब यहाँ पर रथ यात्रा चलाई जा रही थी राम मंदिर बनाने के लिए, तब रथ यात्रा कहाँ से गुजरनी थी? बिहार से गुजरनी थी। और यहाँ पर लालू प्रसाद यादव की सरकार हुआ करती थी। जैसे ही रथ बिहार में जाता है तो वहाँ की पुलिस को यह परमिशन दी जाती है कि आप इस रथ यात्रा यूपी जो कि बिहार है उसमें नहीं होने देंगे, और इनके रथ को पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है तथा राज्य से बाहर कर दिया जाता है। तो यहाँ से यह स्पष्ट होता है कि कानून व्यवस्थाएं बनाने के लिए राज्य ऐसा कदम उठा सकता है। इसमें इसकी संकीर्णता की बात नहीं की जाएगी,
चूँकि इनका राज्य है, इनकी कानून व्यवस्था है। यदि कोई कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करता है तो उनके पास पावर्स होती हैं कि वह इस पर प्रतिबंध लगा सके। यानी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर राज्य को यह शक्ति होती है, और राज्य की शक्ति का पता हमें यहाँ से लगता है जब लालू प्रसाद यादव की सरकार द्वारा इनके रथ को बाहर किया गया तथा शांति व्यवस्थाएं बनाने के लिए पुलिस कार्रवाई की गई। आगे देखते हैं। विचरण का अधिकार के पर प्रतिबंध, यानी किस प्रकार के प्रतिबंध विचरण के अधिकार पर लगाए जा सकते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों में कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। जो अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र हुआ करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं हम, अंडमान निकोबार में कुछ ऐसे क्षेत्र देखते हैं जहाँ पर लोगों का आवाजाही को प्रतिबंधित किया गया है। इनके अनुसार इन क्षेत्रों में आम लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित रहती है ताकि वह अपनी प्राचीन सभ्यता को बनाए रखें। अभी हाल ही में आपने एक उदाहरण देखा होगा कि एक अमेरिका से एक क्रिश्चियन यानी वो ईसाई धर्म का कोई व्यक्ति आता है और वह अंडमान निकोबार के एक द्वीप पर जाता है, तो वहाँ पर उसको तीर कमान से वहाँ की जनजाति द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है, उस पर तीर कमान से प्रहार किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो क्षेत्र वह प्रतिबंधित क्षेत्र हुआ करता था और वहाँ पर जाने की परमिशन किसी को नहीं थी, और यह जानकारी जुटाने के लिए उनको ईसाई धर्म की शिक्षा देने के लिए भाई साहब जा रहे थे, तो इन पर उनके द्वारा प्रहार किया गया। तो इस प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं यहाँ पर सरकार द्वारा बैन लगाया जाता है कि यहाँ पर आप नहीं जा सकते। देह व्यापार पर प्रतिबंध, यानी यह जो बात आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जैसे अभी एक हाल ही में आलिया भट्ट की जो मूवी आई थी उसमें आपने देखा होगा कि वह जो देह व्यापार से जुड़े हुए जो महिलाएं हैं उनके अधिकार की बात करती है। तो यहाँ पर प्रतिबंध की बात हो रही है, तो किस प्रकार के जो प्रतिबंध हैं वह सकारात्मक रूप से लगाए जाते हैं। सरकार द्वारा किन्हीं क्षेत्रों में देह व्यापार पर प्रतिबंध लगाया जाता है। यानी आप स्वतंत्रता की बात करें यानी व्यापार का अधिकार, यानी व्यापार तो कोई भी हो सकता है, यानी देह व्यापार भी एक बड़े स्तर पर होता है देश में, तो यहाँ पर भी इनको स्वतंत्रता है, लेकिन इस पर भी प्रतिबंध लगाया जाता है और यह प्रतिबंध यह युक्तियुक्त लगाया जाता है। यह कार्य इसलिए किया जाता है क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी राज्य के पास होती है। एड्स जैसी बीमारियों का प्रसार के कारण इस प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए। इसके अलावा बिना मर्जी के देह व्यापार में शामिल किए जाने पर राज्य लोग लगाया जा सकता है। ऐसी जो बच्चियाँ होती हैं, ऐसी जो लड़कियाँ होती हैं जिनको बिना उनकी मर्जी के देह व्यापार में ढकेला जाता है, तो उस पर भी राज्य द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आगे देखते हैं। इसे दो प्रकार के भागों में विभाजित किया गया है, यानी निवास करने व घर बनाने की स्वतंत्रता, या घर नहीं है यहाँ घर है, घर बनाने की स्वतंत्रता। अस्थायी निवास, कुछ समय के लिए आप किसी क्षेत्र में जाकर निवास करना चाहते तो अस्थायी निवास की स्वतंत्रता के अंतर्गत यह बात आती है, और स्थायी निवास की स्वतंत्रता की बात वहाँ पर आती है जब किसी क्षेत्र में आप हमेशा के लिए घर बनाकर रहना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस चीज़ में भी प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन की बात समझें तो यह देखना कि जहाँ पर लोग जाकर बस रहे हैं वहाँ के स्थानीय लोग वहाँ पर सहज हैं, अगर नहीं तो प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी आप जहाँ पर रह रहे हैं पता चला कि वहाँ पर लोगों के रहने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, या आप उनकी ऐसी जगहों पर कब्जा कर रहे हैं जो कि अवैध रूप से वहाँ पर कब्जा किया जा रहा है, तो इस प्रकार राज्य आप पर यहाँ पर प्रतिबंध लगा सकती है। जनजातीय क्षेत्रों में रहने पर प्रतिबंध, यानी जिस जनजाति की हमने यहाँ पर उदाहरण के रूप में समझा, यानी अंडमान निकोबार जैसे क्षेत्रों में जहाँ पर जाकर रहने के लिए पहले से ही रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं वहाँ पर आप जाकर नहीं रह सकते। आगे देखते हैं। व्यापार व रोजगार करने की स्वतंत्रता, राज्य के सभी नागरिकों को अपनी आजीविका चलाने के लिए व्यापार करने की स्वतंत्रता है। व्यापार करना हर एक व्यक्ति का अधिकार है। प्रतिबंध कहाँ लगाया जाता है? यदि आप अवैध रूप से मादक एवं घातक पदार्थों का व्यापार करते हैं, यानी व्यापार करने के लिए यदि जैसे ही आपको परमिशन मिल जाती है तो आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी प्रकार का व्यापार करें। आप यदि मादक एवं घातक पदार्थों का व्यापार करते हैं जो कि लोगों के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है, लोगों के लिए अनावश्यक कार्य करता है, तो यहाँ पर आप प्रतिबंध लगा सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा तानाशाही तरीके से व्यापार पर एकाधिकार नहीं जताया जा सकता।
तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि कोई भी ऐसा राज्य जो भारतीय क्षेत्र में जो 29 राज्य आते हैं, इनमें से कोई राज्य यदि चाहे तो वह तानाशाही तरीके से किसी व्यापार पर तानाशाही तरीके से एकाधिकार नहीं जता सकता। यानी यह नहीं कह सकता कि यहाँ का जो जैसे कि मान लो कश्मीर में जो सेब की खेती की जा रही है तो इसका व्यापार मैं ही करूँगा या मेरे ही द्वारा यह खर्चे जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि व्यापार पर किसी भी राज्य का एकाधिकार नहीं होता, वह संपूर्ण देश के लिए वैलिड होता है। और इसको नियंत्रित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, उसको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि एक संस्था बनाई गई है, इसके लिए यह जो राज्य में जो भी व्यापार होता है उसको नियंत्रित करने की बात की जाती है। आगे देखते हैं। चलिए, जानकारी को पूरी हो चुकी है और आपको यहाँ पर समझना चाहिए कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत क्या क्या आता है। सारी जानकारी आपके सामने मैंने रखी और यहाँ से हमने समझने का प्रयास किया कि आर्टिकल 19 कहाँ तक विस्तृत है, किस प्रकार के रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। यदि आप इस तरीके से अध्ययन करते हैं तो कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे और बार बार इसका रिवीजन कीजिए ताकि आपको चीज़ें याद रह जाएं और ऐसे बच्चों तक इस जानकारी को पहुंचाने का प्रयास कीजिए जो कि इस प्रकार की शिक्षा से वंचित हैं। ऐसे बच्चे जो घर पर रहकर अपनी तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए यह वीडियोस उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लेकिन इसमें साथ ही सभी बच्चे शामिल हो सकते हैं जो भी अध्ययन करना चाहते हैं। और इसी प्रकार की जानकारी के लिए बने रहें स्टडी राइट बाय मनी पांडे से। पढ़ते रहें, खुश रहें। भारत माता की जय। जय हिंद।